एक के बाद एक घोटाले, ये भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी है जेजेपी का। आपको पता है, आज सबके सामने बात है कि कोई 5100 बुढ़ापा पेंशन समझौता हुआ नहीं था। ये तो अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए और भ्रष्टाचार की छूट के लिए महकमे बांटकर प्रदेश को लूटने के लिए ये गठबंधन हुआ था। आज सबके सामने आ चुका है, एक के बाद एक घोटाला। पद और प्रतिष्ठा छोड़ो, हमारी महिला खिलाड़ियों को न्याय भी क्यों नहीं दिलवाना चाहते, केवल उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये कितनी घोर अन्याय की बात है। इसमें महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की भी और खेलो इंडिया नारे की भी अगर एडवर्टाइजमेंट कहीं देखनी है तो हरियाणा आइए। भाई, हमारा संगठन बना हुआ है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। कांग्रेस का संगठन घर घर में, बीजेपी का जो संगठन है वो पन्नों तक सीमित है। चुनाव हुआ था 2019 में, उस समय में हमने कहा था कि हमारा संगठन घरों तक है, आपका संगठन पन्नों तक। प्रदेश सरकार ने बड़ी हर्षोल्लास से कि 9 साल, क्योंकि 21 अक्टूबर को इस सरकार के 9 साल पूरे हो गए थे। लेकिन हालांकि ये 9 साल ज़रूर, इन्होंने कहा कि 9 साल बेमिसाल, और पता नहीं क्या क्या ट्रेंड भी चलवा रहे थे। 9 साल में ऐसा काम हो गया, वैसा काम हो गया, और अब 1 साल में ये। तो पहली बात तो 1 साल बचा नहीं है, 7 महीने की सरकार कुल शेष बाकी है, क्योंकि 1 महीने का आचार संहिता हरियाणा के चुनाव में और 3 महीने की आचार संहिता लोकसभा के चुनाव में, और अभी जैसा कि आपकी जानकारी, तो कुल मिलाकर 7 महीने की सरकार शेष बाकी है और चुनावी मोड में प्रदेश आ चुका है। जब 7 महीने बचे इस सरकार के कार्यकाल के, लेकिन जो इन्होंने कल 9 साल बेमिसाल और ये वो, तो आज हमारा उस बात को लेकर कुछ सरकार से हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि हरियाणा की जनता हर वर्ग आज त्रस्त है। इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया आज, और हरियाणा का बहुत नुकसान किया। ऐसे में हम इस सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सही नारा जो है वो 9 साल बेमिसाल नहीं है, सही नारा है 9 साल क्यों है हरियाणा बेहाल। 9 साल और हमारे 9 सवाल, हम अपने 9 सवाल इस सरकार, आप लोग के माध्यम से सरकार से हम ये 9 सवाल पूछना चाहते हैं। हरियाणा को भ्रष्टाचार और घोटालों में नंबर 1 किसने बनाया? कैसे बना हरियाणा भ्रष्टाचार और घोटालों में नंबर 1? एक के बाद एक घोटाले, ये भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी है जेजेपी का। आपको पता है, आज सबके सामने बात है कि कोई 5100 बुढ़ापा पेंशन समझौता हुआ नहीं था। ये तो अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए और भ्रष्टाचार की छूट के लिए महकमे बांटकर प्रदेश को लूटने के लिए ये गठबंधन हुआ था। आज सबके सामने आ चुका है, एक के बाद एक घोटाला। घोटालों की हर रोज़, हर महीने, हर हफ्ते एक नई लिस्ट आती है, कोई नया घोटाला आता है। ज़मीन घोटाला नीरज दफ्तवार, ज़मीन और संपत्ति घोटाला जवाहर यादव, शराब घोटाला डिप्टी सीएम महकमा, जहरीली शराब घोटाला, सीएजी आबकारी घोटाला लेटेस्ट, एचएसएससी घोटाला, एचपीएससी घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कैश फॉर जॉब घोटाला, डाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, ग्वाल पहाड़ी घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, राशन घोटाला, सफाई फंड घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, एस्टेट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, मेडिकल सामान खरीद घोटाला, शुगर मिल घोटाला, अमृत योजना घोटाला, जो अरविंद शर्मा जी ने जो कहा कि रोहतक के कोई पूर्व मंत्री उसमें शामिल है, अमृत योजना घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला, स्टेडियम निर्माण घोटाला अंबाला के अंदर जो किया जा रहा है, फैमिली आईडी घोटाला, आयुष्मान योजना घोटाला इत्यादि। ये घोटालों का प्रदेश, भ्रष्टाचार में प्रदेश में नंबर 1 बन गया। भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता हो गया, और जो है भ्रष्टाचार के आधार पर समझौते वाली सरकार ने आज हरियाणा को भ्रष्टाचार में इतना कलंकित कैसे किया, ये हमारा प्रश्न। जिसके पास महकमा है, और हम तो कह ही रहे हैं ये तो गठबंधन ही भ्रष्टाचार के आधार पे हुआ है। 5100 बुढ़ापा पेंशन तो केवल लोगों को दिखाने के लिए कहा था, और हम क्या कह रहे हैं, जेजेपी के विधायक ही बता रहे हैं। नारनौल से विधायक पंडित राम कुमार गौतम जी बता रहे हैं कि खोपर एकला ही जीवन लग रहा है। वो कह रहे हैं, ऑफिशियली का रिकॉर्ड है, उनका स्टेटमेंट है ये। तो उसके बाद कहने की क्या गुंजाइश रह जाती है, कौन जीम रहा है। तो ये जीवनवारी की सरकार है। मैं आपको बताऊं, ये सरकार
प्रदेश के लोगों के, ईमानदार लोगों की खून पसीने से कमाई गई राजस्व को जीमने की सरकार साबित हो रही है। ये उन्होंने ठीक कहा। तो इसमें जेजेपी और बीजेपी में कंपटीशन चल रहा है, कौन सा ज़्यादा, किसका कौन मंत्री, कौन ज़्यादा इसमें आगे आएगा। और ये हम बताएं उससे पहले दादा गौतम बता गए। हम धन्यवाद करते हैं, पंडित हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी बता गए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई अमृत घोटाले में क्या, कौन, हमने तो कहा नहीं कुछ। भूपेंद्र जी, आपने बहुत से घोटालों का जिक्र किया और कुछ नाम भी लिए, और चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या आप हो या कांग्रेस का कोई लीडर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, क्या उन लोगों के खिलाफ आपकी सरकार बनने के बाद एफआईआर दर्ज होगी? देखिए, भ्रष्टाचारों की एक लंबी लिस्ट मैंने आपको बताई। मैं समझता हूँ कि आपको बताई नहीं, आपको पता ही है। इनकी भ्रष्टाचार की जो ये वही भ्रष्टाचार के मामले हैं जो समय समय पे मीडिया के माध्यम से उजागर हुए हैं। पिछले 9 साल में मैंने सारी लिस्ट एक साथ आपसे सामने पढ़ दी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बाकायदा चार्जशीट तय करेगी, चार्जशीट एक कमेटी बनेगी हमारी, जो कि सारे ये जो घोटाले हैं इनको सारे सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट हम लेके आएंगे, और लोगों के आशीर्वाद से अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है प्रदेश में, तो मैं उम्मीद करूंगा निश्चित तौर से जहां ये भ्रष्टाचार के मामले आए हैं वहाँ पे कार्रवाई होगी। हमारी जांच की मांग है, हम तो जांच की मांग कर करके जो है, लेकिन आपको पता है कि जांच की हम तो मांग करते हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी जांच की दिशा उनकी जो है पूरे देश में जो है, मैं देख रहा था सीबीआई के, ईडी के छापे चल रहे थे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सारी जगह चल रहे हैं, तेलंगाना में, मगर वो किन के घर चल रहे हैं, कहा जा किन किन, तो वो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं, आपको पता है। देश में प्रजा, ये देश की सरकार के भी हम लाएंगे। देश में प्रजातंत्र के लिए मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार जो विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए हर प्रकार के सरकारी एजेंसीज़ का दुरुपयोग करे इस बड़े पैमाने पे, वो सरकार जो है आज उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, विपक्ष तो लड़ाई लड़े, लेकिन उसके लिए आप लोग भी इस बात को समझें कि अगर इस तरीके से सरकार विपक्ष की हर आवाज़ को, अब राजस्थान में चुनाव के डिक्लेयर होते ही ये छापे जो पड़ रहे, मारे जा रहे हैं, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रधान के, मुख्यमंत्री जी के, जो वहाँ पे गहलोत साहब है, हर व्यक्ति के पहुँचे हुए हैं। तो ये केवल राजस्थान का उदाहरण नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं वो दबाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तो नहीं दिया जा रहा। अनिल विज कह रहे हैं कि जेल में कमरा तैयार करवा दिया, तो वो हुड्डा साहब उसमें कई बार जवाब दे चुके हैं। और जो है कोई ऐसी धमकी नहीं है इनके पास, और कोई ऐसी जेल नहीं बनी बीजेपी के पास जो हमें ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ने से रोक सके। मेरे परदादा जी को काले पानी की सजा हुई थी अंग्रेज़ों के समय। मेरे दादाजी 8 साल जेल में रहे अंग्रेज़ों की काली कोठरियों में, तब ये नहीं पता था देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा, तब भी हमने जायज़ लड़ाई लड़ी थी। हुड्डा साहब में वो संस्कार हैं, हमारे में वो संस्कार हैं। हम ईमानदारी से हरियाणा वासियों की, देशवासियों की, भारतवर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी के पास कोई ऐसी धमकी और कोई ऐसी जेल नहीं है जो हमारी उस लड़ाई में लड़ने में हमें रोक पाएगी। ये हम उस जवाब पर जो उन्होंने बोला ना, उसको आप सुना देना जिन्होंने बोला। सरकार ही इन्वॉल्व है, जांच कैसे करवाएगी? 9 साल के और दूसरी बात, ये जो बारी बारी बोलते हैं कि ये जो है, ये आज नहीं बोल रहे, 9 साल से बोल रहे हैं। क्या ये कोर्ट हैं? क्या ये जज हैं? कैसे बोल सकते हैं? कोई सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, आज आपने बोला, मेरे से प्रश्न पूछा कि इतने घोटाले गिनवाए, तो मैंने यही कहा कि जांच होनी चाहिए और जांच के उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा कि किसी को जेल में डलवाएंगे, किसी को जेल, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र का तो ये तो नियम है कि जांच हो। ये इनको किसने अधिकार दिया भाई ये कहने के लिए? और यही हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाने की भी लड़ाई। तो पद और प्रतिष्ठा छोड़ो, हमारी महिला खिलाड़ियों को न्याय भी क्यों नहीं दिलवाना चाहते? केवल उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये कितनी घोर अन्याय की बात है
इसमें महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की भी और खेलो इंडिया नारे की भी अगर एडवर्टाइजमेंट कहीं देखनी है तो हरियाणा आइए। आपको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं निकला, वो ब्रिजभूषण बचाओ निकला, वो खेलो इंडिया नहीं निकला। तो ये स्थिति है। आज ये 9 साल 9 सवाल हम आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार बताए ऐसा हरियाणा का भट्टा आपने कैसे बिठाया। प्रश्न और भी बहुत से बनते हैं। अब 7 महीने का समय बचा है तो प्रश्न ये भी बनते हैं कि इन्होंने अपने वायदे पूरे क्यों नहीं किए। एमएसपी गारंटी कहाँ है। भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, उसका क्या हुआ। 5100 बुढ़ापा पेंशन का वायदा था, उसका क्या हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा था, उसका क्या हुआ। पंजाब पे स्केल की बात थी, उसका क्या हुआ। मनेठी एम्स की बात थी, उसका क्या हुआ। 7 महीने में हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुलने की बात थी उनके मैनिफेस्टो में, उसका क्या हुआ। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी, उसका क्या हुआ। ये सारी जो उनकी मैनिफेस्टो की और भी बहुत से ऐसे हैं जो उनके मैनिफेस्टो में अगर देखा जाए बीजेपी और जेजेपी, खैर वो तो मैनिफेस्टो की तो कोई बात रही नहीं, ये तो गठबंधन है ही नहीं। मैनिफेस्टो के आधार पे तो ठगबंधन साबित हुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे 9 साल 9 सवाल, क्यों प्रदेश की जनता बेहाल। ये मैं समझता हूँ कि इसका संगठन, हमारा संगठन बना हुआ है, हमारा संगठन बहुत मजबूत भाई, हमारा संगठन बना हुआ है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। कांग्रेस का संगठन घर घर में, बीजेपी का जो संगठन है वो पन्नों तक सीमित है। चुनाव हुआ था 2019 में, उस समय में हमने कहा था कि हमारा संगठन घरों तक है, आपका संगठन पन्नों तक है। मैं देखिए इसमें तो भाजपा का ये अंदरूनी मैटर है, इस पे तो हम देखो किसी भी कोई भी पार्टी है जो है उसके संगठन के फैसलों को लेकर वो उनका अंदरूनी मामला। हम बीजेपी को कार्य जो इन्होंने किए 9 साल में भट्टा बिठा हरियाणा का, उस पे हम सवाल पूछते हो। तो बीजेपी की आदत है, बीजेपी की आदत है कि वो अपने काम नहीं बताते, कांग्रेस के संगठन पे सवाल पूछते रहते हैं। कांग्रेस के अंदरूनी जो है संगठन पे धनखड़ साहब भी काफी कहते थे आपके। दीपेंद्र जी, जननायक जनता पार्टी राजस्थान की सत्ता की चाबी लेने गई है, राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी, क्योंकि हरियाणा की उनकी दुकान पे ताला लग गया। हरियाणा में जेजेपी की दुकान पे ताला लग गया, ताला लगा के उनको चाबी दे दी कि भाई तो अब जाओ, ये ताला खुलने नहीं वाला। तो वो चाबी लेके पहुंच गए राजस्थान में ढूंढ रहे हैं कि भाई वो चाबी कहाँ फिट होगी, किसी के घर में, किसी की घुरेली में, कहीं कितने वो ताली, मगर वो ताली तो ख़राब होली। वो इनकी चाबी ख़राब होली, इनकी चाबी से कोई ताला खुलने नहीं वाला। ये इनकी दुकान यहाँ भी बंद हो गई, हरियाणा में भी इनकी दुकान, निश्चित तौर से राजस्थान में भी इनकी दुकान खुलेगी नहीं। जो है लोग बड़े समझदार हैं, आज के दिन सोशल मीडिया का ज़माना है। राजस्थान वालों ने तो पहले ही समझ लिया कि यार ये इस तरह के लोग हैं, इनको राजस्थान में एंट्री मत दो। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी।